जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? ये है हाइब्रिड, क्योंकि इसके जो दोनों ही जीन है वो कैसे हैं बेटा? अलग अलग है। तो जब दोनों ही एलिमेंट जो है वो अलग अलग है तो वो हाइब्रिड है। लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल टी ये कैसा है? ये प्योर ब्रीड कैसी है? प्योर ब्रीड है। स्मॉल टी इट इज आल्सो प्योर ब्रीड। तो यहाँ पे जब हम दो अलग अलग एलिमेंट के बीच में टेस्ट दो अलग अलग एलिमेंट हैं आपके ऑफिस में तो उसे कहा जाता है हाइब्रिड। इसी एक ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो वो होता है हाइब्रिड। तो इसके अलावा हमने जो है कोडोमिनेंस पढ़ा या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वो सारे आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे अब आपने एक पॉइंट अगर नोट किया हो तो हमने बोला कि डोमिनेंट ट्रेट, हमने यहाँ करेक्टर वर्ड को यूज नहीं किया। करेक्टर वर्ड हमने क्यों यूज नहीं किया? डोमिनेंट करेक्टर का मतलब हो जाता है करेक्टर एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, जैसे हाइट, तो वो क्वालिटी है। अब ट्रेट क्या होता है? हाइट के अंदर दो है कैटेगरी है, मतलब ट्रेट एक स्पेसिफिक है। ट्रेट का मतलब है टॉल, ये डॉग, तो ये ट्रेट हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमएस स्टडी विद ईज। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने टर्मिनोलॉजी और बाकी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हमने पढ़ा था कि हम यहाँ पर जो क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे थे वो एक सिंगल ट्रेट के लिए करा रहे थे। मतलब या तो वो प्लांट टॉल होगा या ड्रॉप होगा या कलर के लिए है या किसी पर्टिकुलर एक ही सिंगल ट्रेट के लिए हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में यहाँ पे हम जो है वो दो जीन्स का पैटर्न देखेंगे कि दो जीन्स आपस में जब इनहेरिटेड होते हैं तो किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में यहाँ पे मेंडल का जो टेस्ट क्रॉस है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो डाई का मतलब है दो, टू, दो हाइब्रिड के लिए क्रॉस करना। तो दो हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैं बात करूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है? ये है हाइब्रिड, क्योंकि इसके जो दोनों ही जीन है वो कैसे हैं बेटा? अलग अलग है। तो जब दोनों ही जीन, दोनों ही एलील जो है वो अलग अलग है तो वो हाइब्रिड है। लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल टी ये कैसा है? ये प्योर ब्रीड है। कैसी है? प्योर ब्रीड है। स्मॉल टी इट इज ऑल्सो अ प्योर ब्रीड। तो यहाँ पे जब हम दो अलग अलग एलील के बीच में टेस्ट, दो अलग अलग एलील हैं आपके ऑफस्प्रिंग में, तो उसे कहा जाता है हाइब्रिड। किसी एक ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग तरह के एलील्स अगर प्रेजेंट है तो वो होता है हाइब्रिड। तो ये क्या है? हाइब्रिड। अब कितने करेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है? ये एक के लिए। तो इसके लिए जो क्रॉस, इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाएगा वो हो जाएगा मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने दो लॉ पढ़े थे। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा कि F1 जनरेशन में ओनली डोमिनेंट ट्रेट विल एक्सप्रेस। मतलब F1 जनरेशन में क्योंकि हमारी हाइब्रिड फॉर्म होते हैं F1 जनरेशन में, तो ओनली डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो खुद को एक्सप्रेस करता है। अब बात आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने कहा कि जब भी हमारे जो भी गैमेट फॉर्म होंगे, चाहे वो हाइब्रिड पेरेंट से हो या होमोजाइगस पेरेंट से, वो ऑलवेज हमारे कैसे होंगे? प्योर होंगे, क्योंकि गैमेट में ओनली सिंगल आपका जो है एलील जाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहा, क्योंकि गैमेट्स आर, और इस लॉ का बेटा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। बल्कि हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस के हमें एक्सेप्शन हमने पढ़े थे, मल्टीपल एलिज्म पढ़ा था हमने, और इसके अलावा हमने जो है को डोमिनेंस पढ़ा या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो वो सारे आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे अब आपने एक पॉइंट अगर नोट किया हो तो हमने बोला कि डोमिनेंट ट्रेट, हमने यहाँ करेक्टर वर्ड को यूज नहीं किया। करेक्टर वर्ड हमने क्यों यूज नहीं किया? डोमिनेंट करेक्टर का मतलब हो जाएगा करेक्टर एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, जैसे हाइट, तो वो क्वालिटी है। अब
ट्रेट क्या हो जाता है, हाइट के अंदर दो है कैटेगरी है, मतलब ट्रेट एक स्पेसिफिक है, ट्रेट का मतलब है टॉल या डॉग, तो ये ट्रेट हो गए। हाइट वो है आपका करेक्टर, तो इसीलिए हमने यहाँ ट्रेट बोला है। तो यहाँ तक समझ में आया कि हाइब्रिड किसे कहते हैं। अब मोनो हाइब्रिड हमने समझ लिया कि प्रीवियस हमने थोड़ा सा रिकैप लिया कि ये हमारे क्या है, दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। तो अब हम समझते हैं कि डाई हाइब्रिड क्या है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया, दो हाइब्रिड के फॉर्मेशन के लिए हमने क्रॉस करवाया। तो मेंडल ने क्या किया, दो प्लांट लिए, एक लिया डोमिनेंट, ये राउंड, दिस इज राउंड येलो। एक चीज आप और नोट करेंगे, ऑल डाई हाइब्रिड क्रॉस आर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब सारे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हैं वो कहीं ना कहीं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ही अराइज हुए हैं। अगर आप एक करेक्टर के लिए क्रॉस करवाएंगे वो मोनो हाइब्रिड है, अगर वहीं पे आप दो करेक्टर एक साथ ले लो तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो राउंड दूसरा है हमारा करेक्टर, दिस इज कॉल्ड रिंकल ग्रीन। तो ये क्या है, ये पेरेंट जनरेशन है। जब इनके बीच में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले वो कैसे होंगे, हाइब्रिड। तो ये क्या है बेटा, देखो एक ये एलील हाइब्रिड है, एक ये है, तो ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड। यहीं पे अगर ऑफस्प्रिंग हमें मिलते कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल, तो ये डाई हाइब्रिड ना होकर ये मोनो हाइब्रिड होता, क्योंकि यहाँ पे तो होमोजाइगस कंडीशन है, दिस इज ओनली हाइब्रिड, तो ये कैसा होता, मोनो हाइब्रिड। तो यहां तक समझ में आया कि डाई हाइब्रिड क्या है। अब इन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन है, ये जनरेशन कौन सी है बेटा, ये जनरेशन है हमारी F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फीलियर जनरेशन 1, इसके बीच में करवाई हमने सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कि F1 इंडिविजुअल का F1 प्रोजेनी का F1 प्रोजेनी के साथ ही क्रॉस ब्रीडिंग कराना। तो इस तरीके से हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई। तो क्रॉस ब्रीडिंग से हमें यहाँ से 4 टाइप के गैमेट्स मिले। अब 4 टाइप्स के गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स हम कैसे निकालेंगे, सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि नीट में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कोई एक आपको दे दिया, अब इसके नंबर ऑफ जो है टाइप ऑफ गैमेट्स बताइए, कितने टाइप के गैमेट्स फॉर्म होंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। अब इस n का मतलब होता है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब 2 की पावर क्या है बेटा, 2 की पावर है n। यहाँ पे अगर इस कंडीशन में हम देखें कितने हेट्रोजाइगस है, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, कितने टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे, 4 टाइप के। कितने टाइप के गैमेट बेटा फॉर्म हुए हैं, 4 टाइप के। अब कौन कौन से गैमेट हमारे पास बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 टाइप के गैमेट हमारे पास फॉर्म हुए, और ये जो 4 टाइप के गैमेट है ये एंटर करेंगे F2 जनरेशन में, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होगी और इसके बाद जो F2 जनरेशन हमें दिखाई देगी। तो अब चलिए F2 जनरेशन के लिए हम सिंपल ये क्रॉस तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। F2 जनरेशन में 16 प्रोजेनीज मिलेंगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम एक टेबल का यूज करते हैं जिस टेबल को कहा जाता है पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये जो आउटकम्स है वो पॉसिबल आउटकम्स है, हम डेफिनेटली डैम श्योर होकर नहीं कह सकते कि इसी रेशियो में ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, इसी रेशियो में प्रोजेनी मिलेगी। तो ये एक पॉसिबल आउटकम है, इट इज नॉट 100% श्योर कि यही है, ये प्रोबेबिलिटी बता देते हैं हमें कि ये प्रोबेबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो चलिए अब टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल बेटा कैसे बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम मेल पेरेंट को और दूसरी तरफ फीमेल
गैमेट। ये मेल गैमेट गैमेट कितने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, एक तरफ फिर फीमेल प्रोजेनी, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली 1 2 3 4, लेकिन एक चीज आप हमेशा माइंड में रखेंगे, अगर कोई डोमिनेंट ट्रेट है तो वो पहले लिखा जाएगा रिसेसिव से। तो चलो कर लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमने जो है वो प्रोबेबल आउटकम बना लिए। कितने प्रोबेबल आउटकम्स है बेटा हमारे पास, देयर आर 16 प्रोबेबल आउटकम्स। अब इसमें से अगर हम फिगर आउट करना चाहें कि कितने हमारे पास राउंड येलो रेशियो, राउंड ग्रीन रेशियो, रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा होता है फिनोटिपिक रेशियो। ये कौन सा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो। तो सबसे पहले हम राउंड येलो, राउंड के लिए क्या कंडीशन है, एक कैपिटल आर होना चाहिए, एक स्मॉल आर, क्योंकि ये एक डोमिनेंट रेट है। तो 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 6 7 8 9, तो कितने हो गए 9 रेशियो। अब हमें क्या चाहिए, रिंकल राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन के लिए बेटा कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये तो स्मॉल और कैपिटल कुछ भी, और ग्रीन के लिए स्मॉल, क्योंकि ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है। तो क्या है, सबसे पहला 1, ठीक है, 2 और 3, कितने हो गए 3, 9 रेशियो 3 रेशियो। अब देखना है रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्मॉल आर और यहाँ कैपिटल वाई, ठीक है। अब रिंकल येलो काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 2 एंड 3, तो 3 रेशियो। अब कितना क्या देखना है, रिंकल ग्रीन, तो रिंकल ग्रीन कितने हैं 1। तो इस तरीके से जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो है वो हो जाता है 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। तो ये जो हमारा लॉ है इसको कहा जाता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक जीन की इनहेरिटेंस पैटर्न का दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं जाता। दो जीन अलग अलग लोकेटेड है, एक अगर चाहे तो ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पे इस केस में हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स में क्या था, जो दो जीन थे वो क्लोज जो थे प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट थे,
कैपिटल आपका जो है राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन ऑफ स्प्रिंग जो थे उनका जो रेशियो था हमें सभी तरह के ऑफ स्प्रिंग दिखाई दिए F2 जनरेशन में। क्यों? क्योंकि जो जीन है, जो एलिल्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं F2 जनरेशन में। एक जीन की इनहेरिटेंस पैटर्न दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पैटर्न को कोई भी इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन मेंडल के इस लॉ का एक्सेप्शन भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। ये क्या है बेटा? एक्सेप्शन है ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने क्या कहा था कि जो दो जीन हैं उन दोनों की ही इनहेरिटेंस पैटर्न कंप्लीटली अलग है। लेकिन लिंकेज कहता है कि जो दो जीन हैं अगर वो क्रोमोसोम बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड हैं तो वो आपस में उन दोनों की इनहेरिटेंस वो जुड़े हुए हो सकते हैं। मतलब लिंकेज ने कहा कि अगर जीन पास पास है तो वो जुड़े हुए हैं और वो साथ साथ ही असॉर्ट होंगे। जैसे दो क्लोज फ्रेंड्स आप मान सकते हैं, दो क्लोज फ्रेंड है, एक जहाँ जाएगा पीछे पीछे दूसरा जाएगा। सेम उसी तरीके से जो लिंकेज है वो काम करती है। लिंकेज क्या करती है? लिंकेज कहती है कि जो दो जीन है वो बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, जब वो पास पास होंगे तो एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन की इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। एक जीन जहाँ जाएगा वहां दूसरा जीन भी जाएगा। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बात कर रहा था रिकॉम्बिनेशन की, लेकिन लिंकेज ने बात की कि दो जीन जरूरी नहीं है कि आपस में रिकॉम्बिनेंट हो, ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है। तो लिंकेज क्या है बेटा? लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड यहाँ रह रहा है और एक फ्रेंड मेरे घर से दूर रह रहा है, तो मेरे जो टर्म्स होंगे जो मेरे घर के पास जो फ्रेंड रह रहा है उससे ज्यादा अच्छे होंगे इन कंपैरिजन टू दूर वाले से। क्यों? क्योंकि पास वाला मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा और दूर वाला उतनी नहीं कर पा रहा है। तो यही रीजन है कि लिंकेज जो है, जो क्लोज जीन है, जैसे एक जीन ये है ए, एक जीन है बी और एक जीन है सी, तो ये ए की जो लिंकेज है वो बी से ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सी। क्यों? क्योंकि ए और सी में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये है आपका एक्सेप्शन आपका मेटल्स के जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका। तो ये जो लॉ है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नीट एग्जाम में और इसके साथ में हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी आपको एक बार रिवाइज करना है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से बिल्डअप हो और जो भी हमारे डाउट्स रहते हैं जेनेटिक्स में वो क्लियर हो जाए।